हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है आज हम ये जानेंगे। उसके बाद में हम ये डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। फिर ये देखेंगे कोई भी जो कॉइल है और वो एनर्जी को स्टोर कर सकती है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। क्लियर है? तो आज अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन होता क्या है, इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैं यहां पर ये ले रहा हूं कि एक आपके पास में ये कोई कॉइल है या ये एक सोलेनोइड है। क्लियर? और इस सोलेनोइड को आपने कनेक्ट कर दिया किसी वोल्टेज सोर्स से, यानी बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही ये स्विच ऑफ है तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0 है, क्योंकि जब करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। फिर आप ये कहें कि इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो क्या होता है? BA cos थीटा, यानी थीटा की कोई भी वैल्यू हो जाए, जब मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। लेकिन जैसे ही आपने स्विच को क्या किया? ऑन किया। स्विच ऑन होते ही इसके अंदर क्या फ्लो होने लगा? करंट। और करंट फ्लो होने के कारण यहां क्या बिल्डअप हुआ? एक मैग्नेटिक फील्ड, जो की वैल्यू आप जानते हैं सोलेनोइड के अंदर बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट Ni। म्यू नॉट इसके अंदर जो फ्री स्पेस है, जो मीडियम फ्री स्पेस है, उसकी परमेबिलिटी है, एंड नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, और I इससे फ्लो होने वाला करंट। यानी मैग्नेटिक फील्ड बना, तो अब इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो क्या होगा? देखिए B तो बना ही है म्यू नॉट, यानी इस केस में ये तो कब था? जब सर्किट आपका ये जो स्विच था वो क्या था? ऑफ था, तब करंट फ्लो नहीं हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा था, इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या था? 0। जैसे ही आपने इसको ऑन किया, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना। ये मैग्नेटिक फील्ड यहां भी होगा, इधर भी होगा, इसके सामने वो बात अलग है कि कम होता जाएगा इधर। अब ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो इससे निकलने वाला फ्लक्स भी, अब पहले फ्लक्स 0 था, अब फ्लक्स कुछ और हो गया। कितना हो गया? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है म्यू नॉट Ni इनटू इसका एरिया जो भी होगा। एरिया कौन से एरिया की बात कर रहे हैं आप? ये इस तरह की कॉइल है तो इस एरिया की बात कर रहे हैं। ये एरिया यू है, और इस सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है? यू होता है, या तो यू बनता है या यू बनता है। तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना हुआ? 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी इधर और इसका एरिया भी किधर होता है? ये एरिया देखो, ये एरिया, ये तो लेंथ है और ये एरिया है परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ? 0। cos 0 की वैल्यू क्या हुई? 1। तो कहने का मतलब इससे निकलने वाला फ्लक्स ये हो गया। पहले फ्लक्स क्या था? 0, बाद में फ्लक्स ये हो गया। फ्लक्स में चेंज हुआ तो इसमें क्या इंड्यूस होगा? फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग एक EMF इंड्यूस होगा। किसमें? इसी कॉइल में। यानी आपने क्या कहा? जब किसी कॉइल में करंट फ्लो हुआ या करंट में चेंज आया, पहले करंट 0 था, बाद में करंट कुछ हुआ, यानी करंट में चेंज आया, किसी कॉइल से फ्लो होने वाले करंट में चेंज आया, तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा? EMF इंड्यूस होगा। इसी को बोला जाता है क्या? सेल्फ इंडक्शन। आगे आएगा एक टर्म और म्यूचुअल इंडक्शन, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप सेल्फ इंडक्शन की बात क्लियर करें कि किसी कॉइल में करंट फ्लो होने की वजह से उस कॉइल में EMF इंड्यूस होना। क्या ये EMF क्या ये कांस्टेंट करंट है? तो क्या इससे निकलने वाला फ्लक्स चेंज होता रहेगा? नहीं, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो फ्लक्स कांस्टेंट है तो फैराडे के अकॉर्डिंग EMF इंड्यूस नहीं होगा। फैराडे में क्या कहा गया? फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ EMI में क्या कहा गया है? जब किसी कॉइल से निकलने वाला फ्लक्स चेंज हो तब उस कॉइल में EMF इंड्यूस हो जाता है।
आप कहें ईएमएफ इंड्यूस कराने का क्या तरीका है, यानी ये तो चेंज नहीं हो सकते, एरिया भी फिक्स है कॉइल का, ये फ्री स्पेस है जिसकी परमिबिलिटी है। यदि करंट आप ऐसा करंट लें जो बार बार क्या होता रहे, चेंज होता रहे, जैसे अल्टरनेटिंग करंट है एसी करंट जो लगातार क्या होता रहता है, चेंज, तो यहां हम इस डीसी बैटरी की जगह पे एसी वोल्टेज सोर्स जोड़ दें तो कैसा करंट फ्लो होगा, चेंजिंग करंट, यानी बार बार करंट क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, जिसके चलते यहां इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, बार बार चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे के अकॉर्डिंग इसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है, सेल्फ इंडक्शन। हाँ, डीसी करंट पे भी ऑब्जर्व की जा सकती है, क्योंकि पहले करंट जीरो था, फिर एकदम से इससे फ्लक्स निकला तो जीरो से फ्लक्स में चेंज हुआ, लेकिन बाद में फ्लक्स कांस्टेंट होती है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। यानी यहाँ डीसी करंट फ्लो कराने पर इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, इनिशियली एक बार इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होने के कारण निकलने वाला फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा, और फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ एसी करंट अप्लाई किया, एसी करंट फ्लो होगा तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज होने के कारण इसमें क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है, सेल्फ इंडक्शन। सो सेल्फ इंडक्शन क्या, इसको नोट करिए, ये समझ गए ना, सेल्फ इंडक्शन का मतलब ये नहीं, यहां जो मैं लिख रहा हूं ये नोट करना है। इट इज द फिनोमिना व्हेन ए चेंजिंग करंट या फिर वेरिएबल करंट, है ना, वेरिएबल वेरी करे बार बार, इसकी वैल्यू बदले, व्हेन ए वेरिएबल, या वेरिएबल को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्या, चेंजिंग करंट flow through a coil, then an EMF is induced, in it. This phenomena is called सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ का मतलब उस कॉइल में खुद में ही इंडक्शन हो जाए, और यदि ये कॉइल है और इसके पास में रखी दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो, उसको हम म्यूचुअल इंडक्शन नाम देंगे। अलग से टॉपिक के साथ में डिटेल से बात करेंगे इसकी। पहले सेल्फ इंडक्शन का मतलब समझ गए, जब वेरिएबल करंट या चेंजिंग करंट या एसी भी कैसा होता है, वेरिएबल ही तो होता है, flows through a coil, then an EMF is induced in it. This phenomena is called self induction. Clear? अब हम बात करने वाले हैं coefficient of self inductance, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे L से। क्या पढ़ने वाले हैं, coefficient of self inductance। तो coefficient of self inductance को हम रिप्रेजेंट करेंगे L से। सो टॉपिक लिखिए आप, coefficient of self inductance, coefficient of self inductance। आप यहां एक बात देखिए, क्या कि किसी भी कॉइल से निकलने वाला फ्लक्स, यहां देखिए आप, किसी कॉइल से निकलने वाला फ्लक्स उससे फ्लो होने वाले करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ये कांस्टेंट होंगे, उस कॉइल में करंट फ्लो होने से कम और ज्यादा थोड़ी होंगे, ये तो फिक्स होंगे। जैसे इसमें फिक्स हैं उतने ही टर्न होंगे। अब करंट कम ज्यादा होने से टर्न कम ज्यादा थोड़ी हो जाएंगे, एरिया कम ज्यादा थोड़ी हो जाएगा, इसका मीडियम थोड़ी बदल जाएगा। तो इससे निकलने वाला फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, इस केस में इससे फ्लो होने वाले करंट पे, है ना। तो हमने कहा कि हम लिख सकते हैं क्या, द मैग्नेटिक फ्लक्स पास थ्रू ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी किसी भी कॉइल से निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स
उससे फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात क्लियर होगी। ये यहीं से लिखा है मैंने, ये यही समझाने के लिए आपको बताया है मैंने रफली, जो कि किसी भी कॉइल से निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स उससे फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो हम इसको ये कह सकते हैं द मैग्नेटिक फ्लक्स passed through a coil is directly proportional to the current flowing through it, यानी इससे फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात क्लियर है। इस बात को यदि मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, यानी फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई जो भी आप स्मॉल या कैपिटल काम में ले रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ कैपिटल लिख दिया तो ये बात एक ही समझ जाएंगे, है ना। या यानी आई ज्यादा हुआ, करंट ज्यादा हुआ तो फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। या फिर हम ये कहें फाई इज इक्वल्स टू एल इंटू आई। देखो आपने पढ़ा था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आई, V इज इक्वल्स टू आर आई, क्या आया था, कांस्टेंट आया था, जिसको क्या नाम दिया था, रेजिस्टेंस। फिर आपने इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस वाले में पढ़ा था Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, V, Q इज इक्वल्स टू क्या आया था, कांस्टेंट, जिसको आपने क्या नाम दिया था, C, कैपेसिटेंस। इसी तरह से आपने कहा फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई और फाई इज इक्वल्स टू L इंटू आई। L जहां पर क्या है, एक कांस्टेंट है, वेयर L इज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एंड इट इज कॉल्ड इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है ना। जैसे ही रेजिस्टेंस पढ़ा, कैपेसिटेंस पढ़ा, उसी तरह से यहां क्या आ गया, इंडक्टेंस। देखो रेजिस्टेंस कैसे आया था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, V इज इक्वल्स टू आर आई, आर जहां पे कांस्टेंट होता है जिसको आपने कहा था रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में आपने ये कहा था किसी भी बॉडी को दिया गया चार्ज उसके पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या Q इज इक्वल्स टू CV, C जहां पर कांस्टेंट है उसको आपने नाम दिया था कैपेसिटेंस। इसी तरह से इस चैप्टर में हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी कॉइल से निकलने वाला फ्लक्स उसके फ्लो होने वाले करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या फाई इज इक्वल्स टू एल आई, एल जहां पर एक क्या है, कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सो ये नोट करिए आप, ये नोट करिए इसकी यहां तक क्या, द मैग्नेटिक फ्लक्स पास थ्रू ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, है ना। फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, फाई इज इक्वल्स टू एल आई, वेयर एल इज द कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को ही बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखिए आप यहां से आप L की वैल्यू लिख सकते हो, क्योंकि L ही आपका क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। यहां से आप L को लिख सकते हो, L की वैल्यू क्या आएगी, L की वैल्यू होगी फाई अपॉन आई। L को हम यहां से ये कह सकते हैं, L की वैल्यू यानी सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो आएगी फाई डिवाइडेड बाई आई, यानी उस कॉइल से निकलने वाला फ्लक्स और उससे फ्लो होने वाले करंट का रेशियो। इसी को क्या बोला जाएगा, उसकी सेल्फ इंडक्टेंस, ये कांस्टेंट। अब आप देखें और दूसरा तरीका क्या है इसको डिफाइन करने का। यदि मैंने कहा किसी कॉइल से फ्लो होने वाला जो करंट है उसकी वैल्यू 1 एम्पियर है, देन L क्या होगा, 5 होगा।
यानी सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, किसी भी कॉइल से निकलने वाला फ्लक्स ही है जब उससे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या हो, 1 एम्पियर हो। क्लियर है? यानी न्यूमेरिकली हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द क्या मैग्नेटिक फ्लक्स, ये किसकी वैल्यू है, मैग्नेटिक फ्लक्स पास्ड थ्रू ए कॉइल, पास्ड थ्रू ए कॉइल, through a coil when a unit current, 1 एम्पियर का मतलब यूनिट करंट is flowing through it, यानी किसी भी कॉइल से फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर का है, तब उससे निकलने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को ही उस कॉइल की क्या कहा जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस। इट इज किसके लिए है, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, यानी जो इट आया है ये किसके लिए है, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। यानी आप बात किसकी कर रहे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कॉफिशिएंट की, है ना, सेल्फ इंडक्टेंस कॉफिशिएंट की बात कर रहे हैं। यानी एल क्या है, इट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पास थ्रू ए कॉइल व्हेन ए यूनिट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। अब इसका दूसरा तरीका भी है डिफाइन करने का अपने पास। दूसरा तरीका किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं अपन, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं इसको। किस तरह से, ये देखिए आपने ये पढ़ा फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग। दूसरा तरीका देखो, फ्रॉम फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ईएमएफ है ना, यानी उसको आपने इस तरह से रिप्रेजेंट किया था, वो क्या होता है न्यूमेरिकली डी फाइव ओवर डी टी, यही होता है। तो यहां इसको आप लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ, माइनस नहीं लगा रहा मैं, इंड्यूस ईएमएफ के किसकी बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, वो होता है डी फाइव ओवर डी टी। और फाइव को आप क्या लिख सकते हैं, एल इंटू आई, एल इंटू आई। तो यहां से ये वैल्यू आ जाती है आपके पास किसकी, ईएमएफ की। यानी ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, ये मैं ऊपर ये लिखिए, ऊपर जो लिखा हुआ है इसको नोट करिए। अब देखो यहां मैं ये इस तरह से कह दूं क्या, कि जो ईएमएफ है, ईएमएफ एक तरह का वोल्ट ही होता है, यूनिट वोल्ट होती है, वी है ये वोल्ट होती है इसकी यूनिट ईएमएफ की। वो क्या होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, ये ईएमएफ है और इसका मैग्नीट्यूड देखो एल क्या है, कांस्टेंट, इसको बाहर ले लो, डी आई अपॉन डी टी। ये देखने तो यहां लिख देता हूं एल डी आई अपॉन डी टी, यही हुआ। अब ये देखो, यदि मैं ये कहूं इफ डी आई ऑफ डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज इन करंट कितना है, यानी करंट में चेंज होने की रेट क्या है, 1 एम्पियर पर सेकंड। यदि किसी भी कॉइल से निकलने वाले या किसी भी कॉइल से पास होने वाले करंट की चेंज होने की रेट क्या है, 1 एम्पियर पर सेकंड है, तब उसमें इंड्यूस होने वाला जो ईएमएफ है वो क्या होगा, एल के बराबर होगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस किसके इक्वल हो सकता है, किसी भी कॉइल से, किसी भी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ जबकि उसमें फ्लो होने वाले करंट में होने वाला जो चेंज है वो 1 एम्पियर पर सेकंड का हो। ये बात क्लियर है। अब आप ये देखिए, यहां से इसको नोट कर लीजिए, हम कोई भी वैसे फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तब उसके बारे में 3 बातें सीखते हैं, वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात सीखते हैं उसका यूनिट और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो फर्स्टली आपको ये माइंड में ये होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी, सेल्फ इंडक्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस तीनों ही कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये तो फ्लक्स है एक तरह का, और फ्लक्स कैसी क्वांटिटी बताया था आपको, स्केलर क्वांटिटी।
तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है इसकी यूनिट। मैंने जब आपको ये बताया था, चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दो साइंटिस्ट के नाम बताए थे, एक हेनरी और दूसरे फैराडे। हेनरी और फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, जिसमें से 3 एक्सपेरिमेंट्स मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बताए थे। फैराडे का तो लॉ पढ़ रहे हैं हम, फैराडे को तो क्रेडिट दे दिया आपने, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप पढ़ रहे हैं, लेकिन हेनरी का आपने कहीं नाम नहीं सुना। हेनरी को क्रेडिट देने के लिए इसकी जो ऐसा यूनिट है, किसकी? सेल्फ इंडक्टेंस की या इंडक्टेंस की। आगे एक म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा, उसकी यूनिट भी क्या होगी? हेनरी होगी, क्योंकि वो भी किसका रेशियो होगा? यहां आपने देखा था कि ये जो एल था स्टार्टिंग में किसका रेशियो है? फाई और आई का रेशियो है, यही तो बताया था मैंने शुरू में। तो इसकी जो यूनिट है, इट्स एसआई यूनिट क्या? हेनरी। या फिर देखो फ्लक्स के हिसाब से फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, WB, अपॉन करंट की यूनिट होती है एम्पियर, वेबर पर एम्पियर कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो? मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट आपके पास आई थी वोल्ट इनटू सेकंड आई थी, मैंने बताई थी चैप्टर की स्टार्टिंग में, मैग्नेटिक फ्लक्स जब फाई बताया था तब, है ना। और करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर, वोल्ट पर सेकंड एम्पियर। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी वोल्ट इनटू सेकंड अपॉन एम्पियर। अब बात करते हैं अपन इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इसका देखो, फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का चैप्टर की स्टार्टिंग में डिराइव करके बताया था मैंने आपको, क्या था? M1 L2 T -2 A -1। इसका तो मैग्नेटिक फ्लक्स का था, और डिवाइडेड बाय करंट, है ना, करंट का होता है A, तो A से डिवाइड करोगे, एम्पियर से डिवाइड करोगे, तो ये A ऊपर जाके -2 हो जाएगा, यानी ये -1 था, तो किसका डायमेंशनल फॉर्मूला था? मैग्नेटिक फ्लक्स का। उसको करंट के डायमेंशनल फॉर्मूला यानी A से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये इसका क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। अब आप ये देखिए क्वेश्चन, यहां से जो कंक्लूजन आया था, आपने कहा था फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है, यानी फाई और आई में जो ग्राफ है वो कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर है? फाई और जो आई के बीच का जो ग्राफ है, उसका जो हम स्लोप निकालते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? आगे ये नोट करिए आप, यदि ये नोट कर दिया तो मैं मिटा देता हूं कि आगे इसके नीचे आप ये नोट करेंगे एक ग्राफ, कि फाई और आई में जो ग्राफ आता है वो किस तरह का आता है। इसको आप लिख लेंगे ग्राफ बिटवीन फाई एंड आई, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट के बीच ग्राफ। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है करंट इंक्रीज होने पर, यही तो होता है। अब देखो ये एंगल बन रहा होगा और इसका हम क्या निकालें? स्लोप निकालें। तो इस एक्सेस पे क्या लिया है आपने? आई लिया है, और इस एक्सेस पे आपने क्या लिया है? फाई लिया है। इस एक्सेस पे फाई तो है भाई, ये फाई है तो ये भी फाई है। अब इसका यदि आपको स्लोप निकालना हो, स्लोप किसकी वैल्यू होती है? टेंजेंट की वैल्यू, टेन थीटा। तो स्लोप जो है इस ग्राफ का वो कितना आएगा? वो आएगा टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी फाई अपॉन आई। तो इसका जो स्लोप है वो कितना है? फाई अपॉन आई, और फाई अपॉन आई किसकी वैल्यू होती है? एल की। तो हम स्लोप निकालें तो वो स्लोप ही किसको बताएगा? सेल्फ इंडक्टेंस को बताएगा। आपके पास दो ग्राफ हो, है ना, एक ग्राफ फाई और आई में दो ग्राफ हो, जैसे मैं अगले क्वेश्चन में ये कह दूं आपके पास दो ग्राफ, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था, यानी यहां मैं शॉर्ट में यदि कहना चाहूं कि जिस ग्राफ का स्लोप होगा
इस ग्राफ का फाई और आई के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया जाए, उस ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेल्फ इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। सो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है? इट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ which is plotted between magnetic flux and current। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे फाई है और यहाँ पर आई है ना। अब देखो आपसे जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एग्जांपल में ऐसे कि आपके पास दो कंडक्टर्स दिए गए हैं और उनके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट में प्लॉट किए गए ग्राफ कुछ इस तरह से है। ये ए कंडक्टर के लिए है और ये बी कंडक्टर के लिए है। स्लोप ढाल होता है, स्लोप का मीनिंग ये बी कंडक्टर के लिए है। अब आपको ये कहा जाए कि कौन से की सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगी। दो तरीके हैं चेक करने के लिए। सेम करंट की वैल्यू पर जिसका मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होता है, फाई ज्यादा होता है, उसका इंडक्टेंस ज्यादा होता है। जिसका फाई कम होता है उसका इंडक्टेंस क्या होता है? कम होता है। तो फाई कम किसका है? फाई कम है बी कंडक्टर का। तो किसकी इंडक्टेंस है? बी की इंडक्टेंस लेस होगी और ए की इंडक्टेंस क्या है? मोर होगी। तो हम कह सकते हैं इंडक्टेंस ऑफ ए और इंडक्टेंस ऑफ बी में क्या रिलेशन होगा? ए की जो इंडक्टेंस है वो क्या होगी? ज्यादा होगी और बी की इंडक्टेंस है वो क्या होगी? कम होगी, क्योंकि ए का ढाल, ए का स्लोप ज्यादा है। जिसका स्लोप ज्यादा होता है उसकी इंडक्टेंस ज्यादा होती है। यदि स्लोप से नहीं देखना चाहते तो सेम वैल्यू ऑफ करंट पे आप देख लें, जिसका फ्लक्स ज्यादा होता है उसकी इंडक्टेंस क्या होती है? ज्यादा। तो ए की इंडक्टेंस क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि ए का फ्लक्स क्या है? ज्यादा है। इस तरह से तो ये क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी कॉइल की। और कॉइल कौन कौन सी होंगी? एक तो प्लेन सर्कुलर कॉइल और दूसरी सोलेनोइड। दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे आप ये कहें ये तो सोलेनोइड है जिसको लेंथ दिया जाए और इसको कंप्रेस कर दिया जाए, इसकी लेंथ को नेग्लिजिबल कर दिया जाए, एक ही जगह वायर्स को वाइंड अप किया जाए, एक ही जगह यूं कंप्रेस कर दूं, लेंथ को बिल्कुल रिड्यूस कर दूं, तो ये बन जाएगी प्लेन सर्कुलर कॉइल। अभी ये सोलेनोइड है और इसकी लेंथ को रिड्यूस कर दिया जाए, इसकी लेंथ बहुत कम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन सर्कुलर कॉइल। यानी प्लेन सर्कुलर कॉइल में वायर्स को एक ही जगह वाइंड अप किया जाता है और सोलेनोइड में वायर्स को इस तरह से आगे से आगे, आगे से आगे इस तरह से ले जाते हैं। तो अब हम जो स्टडी करने वाले हैं ये नोट करिए, वो किसकी? प्लेन सर्कुलर कॉइल की क्या निकालेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे। सो इसको नोट कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्लेन सर्कुलर कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्लेन सर्कुलर कॉइल। टॉपिक का नाम लिखिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्लेन सर्कुलर कॉइल। हम प्लेन सर्कुलर कॉइल को डिफाइन करने के लिए एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए? उसकी रेडियस, है ना, सर्कुलर है तो रेडियस ही होगी। और क्या? उससे फ्लो होने वाला करंट हमें पता होना चाहिए, क्या? आई मान लेते हैं। और उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हम क्या मान लेते हैं? कैपिटल एन। दो बातें ध्यान रखना, मैं नंबर ऑफ टर्न्स को कहीं स्मॉल एन मानूं और कहीं कैपिटल एन मानूं। स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ और कैपिटल एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर? तो अब आप ये माने एक प्लेन सर्कुलर कॉइल कंसीडर करें। क्या कंसीडर करें? ए प्लेन सर्कुलर कॉइल हैविंग, जिसकी रेडियस क्या है? हैविंग रेडियस कैपिटल आर, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन। कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न है, लेंथ तो होनी ही नहीं है ना। एंड current flowing through it is I। इससे फ्लो होने वाला करंट आपने क्या मान लिया? I मान लिया। क्लियर है?
अब आप ये देखिए, उससे करंट फ्लो होगा तो उसके अंदर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। पढ़ा हुआ ना, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, और नंबर ऑफ टर्न्स n हो तो म्यू नॉट n आई डिवाइडेड बाई 2r, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। और सीबीएसई के मूविंग चार्ज में आपने ये सीखा। अब देखिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। देखो, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है और फ्लक्स के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैं लिख रहा हूं यहां पे, कितना होता है, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2r, r जहां पे उसकी रेडियस आपने मान रखी है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, या तो करंट यूं होगा या करंट यूं होगा। यूं करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूं होगी, और यूं करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूं होगी। यानी एरिया और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम ही एक्सेस के अलोंग होंगे। यानी एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है? तो हम ये कहें कि इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कितने टर्न है, वैसे इसमें n टर्न है, मैं 1 टर्न की बात कर रहा हूं, थ्रू 1 टर्न। आप कहेंगे ये तो n आ गया, नहीं, ये n तो मैग्नेटिक फील्ड बना है, वो तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बन चुका। अब मैं फ्लक्स की बात कर रहा हूं भाई, एक टर्न है उससे इतनी लाइनें निकल रही हैं, दूसरे से भी उतनी, एक से यदि 4 लाइनें निकल रही हैं तो दूसरे से 4 इससे निकली और 4 ही इससे निकली, तो टोटल फ्लक्स कितना माना जाएगा इस कॉइल से, 8 माना जाएगा, 8 माना जाएगा ना। तो हर टर्न से, जैसे मान ले एक टर्न है ये और इससे निकलने वाली लाइनें 4 हैं, और दूसरा टर्न होगा तो उससे भी क्या होंगे 4, तो टोटल फ्लक्स कॉइल से क्या माना जाएगा, 8 माना जाएगा। तो हम कहें मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू 1 टर्न वो कितना होगा, उसको मैं फाई नाम दे रहा हूं, और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA। cos थीटा की वैल्यू 1 होगी, cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, क्योंकि एरिया भी यूं और मैग्नेटिक फील्ड भी यूं, दोनों के बीच एंगल 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। इसको डैश नाम दे देता हूं मैं। कितने टर्न से निकलने वाला फ्लक्स है, 1 टर्न से निकलने वाला फ्लक्स है। कितने टर्न है उसमें, n टर्न है, तो आप क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक, ऊपर लिख देता हूं यहां, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू n टर्न्स, कितने टर्न से, n टर्न से निकलने वाला, यानी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। एक से निकलने वाला B इंटू A है। अरे मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला BA cos थीटा होता है ना, थीटा की वैल्यू 0 है यहाँ, तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1, इसलिए BA आ गया, cos थीटा है ही नहीं। अब यहां देखिए, फाई इज इक्वल्स टू, कितने टर्न से निकलने वाला था, 1 से, और ये कितने टर्न से निकलने वाला, n टर्न से निकलने वाला, कितना होगा, NBA। अब देखो यहां से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, B की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही B की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी n, और B ये है म्यू नॉट n I डिवाइडेड बाई 2r इंटू एरिया क्या है, A ही लिख लो, इसको लास्ट में हम पाई r स्क्वायर कर देंगे। अभी एरिया A ही है। क्लियर है? अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, बट हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेल्फ इंडक्टेंस यानी L। सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L इज इक्वल्स टू फाई अपॉन I। कहा था मैंने, ये याद रखिए, फाई और I के रेशियो को ही क्या बोला जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये वैल्यू यहां से देखो, फाई की जगह क्या, n स्क्वायर हो जाएगा, ये म्यू नॉट I A डिवाइडेड बाई 2
आर, और इसको किससे डिवाइड करना है, आई से डिवाइड करना है, तो आई से क्या कैंसिल हो जाएगा, ये आई कैंसिल हो जाएगा। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। तो अब हम बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन की। जस्ट हमें कैलकुलेट करना, आप कुछ नहीं करना, ये बात लिख लिया आपने। आप देखो यहां जस्ट हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे तो यहां देखो ये वाली जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास, एल की आ रही है ना, एल इज इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू नॉट, और एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, है ना। आर से ये एक आर कैंसिल हो गया, है ना, इस आर से ये एक आर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एन स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर डिवाइडेड बाय 2, है ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर डिवाइडेड बाय 2। ये उसकी क्या आ गई, सेल्फ इंडक्टेंस। तो आप देख रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस उसकी शेप पर डिपेंड करेगी, है ना, सर्कुलर शेप। हम देखें सर्कुलर में एक जगह सोलेनोइड होगी तो उसकी इंडक्टेंस अलग होगी क्योंकि उसकी लेंथ भी हो जाती है। शेप पे भी डिपेंड करेगी, साइज पे भी डिपेंड करेगी, और इसके मीडियम, इसके जो अंदर फिल किया हुआ है मीडियम, उस पर भी डिपेंड करेगी। शेप पे नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है तो भी ज्यादा होगी। तो सेल्फ इंडक्टेंस किन किन पे डिपेंड करती है, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करती है, रेडियस पे भी डिपेंड करती है। तो मैं कह दूं शेप, साइज एंड नेचर ऑफ मीडियम इनसाइड द, नेचर ऑफ मीडियम इनसाइड द कॉइल, है ना। आप ये ध्यान रखें एन स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, परमेबिलिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इसका सेल्फ इंडक्टेंस। ये कैसी कॉइल का था, प्लेन सर्कुलर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस था। ये मैथमेटिकल एनालिसिस इसका लिखिए। फिर हम बात करते हैं किसकी, सोलेनोइड के सेल्फ इंडक्टेंस की। नोट कर लिया। तो अब हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। करंट कैरिंग सोलेनोइड की सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड। सो नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड। करंट कैरिंग सोलेनोइड। आपने लास्ट ये जो अभी पढ़ा वो प्लेन सर्कुलर कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट की थी जब उसमें करंट फ्लो हो रहा। अब हम सोलेनोइड की सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे जबकि उसमें क्या हो रहा हो, करंट फ्लो हो रहा हो। तो क्या अज्यूम कर लेते हैं, सोलेनोइड का लेंथ अज्यूम कर लेते हैं और उसका एरिया अज्यूम कर लेते हैं। रेडियस या एरिया बात एक ही, एरिया अज्यूम कर लेते हैं। क्लियर। और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ हम मान लेते हैं स्मॉल n, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हम मान लेते हैं कैपिटल N। क्लियर। तो देखो कंसीडर ए करंट कैरिंग सोलेनोइड, कंसीडर ए सोलेनोइड having number of turns पर यूनिट लेंथ, क्या माने, पर यूनिट लेंथ अज्यूम कर लिया क्या है, स्मॉल n है, कॉमा क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेक्शनल एरिया है ना, सेक्शनल एरिया कैपिटल ए, ये एरिया कैपिटल ए माना है, लेंथ स्मॉल एल मान रहे हैं लेंथ, है ना। करंट फ्लोइंग थ्रू इट
करंट flowing through it is I, और इससे फ्लो होने वाले करंट को हमने मान लिया I। हाँ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हम मान के चल रहे हैं N। क्लियर है? अब देखो यहां से मैं ये कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, वो कितना होता है? B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। म्यू फ्री स्पेस की परमेबिलिटी है, एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, और आई उससे फ्लो होने वाला करंट है। क्लियर? अब आप ये कहें कि यदि ये करंट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू वन टर्न ऑफ द सोलेनॉइड के एक टर्न से फ्लो निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स फाई डी भी लिख देते हैं, और इस चैप्टर में फाई मैग्नेटिक फ्लक्स ही, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो नहीं है ना? तो ये क्या होगा? बी ए कॉस थीटा हम यहाँ क्यों नहीं ले रहे? उसका कारण ये है, इसका एरिया भी इधर और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, दोनों के बीच एंगल क्या हुआ? 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, जिसके चलते हम नहीं लिख रहे, फाई डैश नाम दे देते हैं। इफ द total number of turns in the solenoid is capital N, तो स्मॉल n क्या माना था? फिर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ माना था, और ये कैपिटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न। देन टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कितने टर्न से निकलने वाला? n टर्न से निकलने वाला, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा, यहां लिख रहा हूं मैं ये वैल्यू इसकी, वो होगी फाई इज इक्वल्स टू n इंटू बी ए। यहां देखो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आपके पास आई भी है, ये आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास n b इंटू बी की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या? म्यू नॉट एन आई इंटू ए। क्लियर? अब देखो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ और इसमें क्या रिलेशन है? तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है वो कितने होते हैं? आप ये कह सकते हैं स्मॉल n है टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय l होता है, तो आप इसकी जगह रख सकते हैं। जैसे इसकी जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। देखो n की जगह क्या लिखें? n इंटू एल, क्योंकि आपने n ही मान रखा है, तो ये हो जाएगा n इंटू एल इंटू म्यू नॉट एन आई ए, या इसको आप लिख सकेंगे फाई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल इंटू आई। अब देखो ये एल है, लेंथ है, ये लेंथ है। अब देखो यहां से आपको ये पता है सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल है, वो क्या होता है? फाई डिवाइडेड बाई आई, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे डिवाइड कर दे आप? करंट से डिवाइड कर दे, तो उस केस में ये आ जाएगा L इज इक्वल्स टू, यहां ये लिख देता हूं मैं, यानी L क्या होता है? L की वैल्यू है फाई डिवाइडेड बाई आई, और फाई की जगह रखे म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आई डिवाइडेड बाई आई। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, यानी L की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। अच्छा, मीडियम यदि कोई दूसरा मीडियम इंसर्ट करा दे, आप मीडियम यदि कोई दूसरा इंसर्ट करा दें, जैसे फेरोमैग्नेटिक आयरन इंसर्ट करा दिया, तो उस केस में उसकी इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी।
यदि आप मीडियम ऐसा इंसर्ट करा दें जिसकी परमेबिलिटी ज्यादा है तो उसकी इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। फिर से देखिए, यदि आपको ये कह दिया जाए कि एक सोलेनोइड है उसके अंदर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट करा दिया जाए तो क्या होगा उसकी इंडक्टेंस? सो क्या कहेंगे आप? इट विल बी इंक्रीजेस, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक की परमेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। अभी मीडियम क्या है? फ्री स्पेस है। तो ये बात क्लियर हो गई, नोट कर लीजिए इसे। ये जो एक्सप्रेशन है इसको नोट करिए और ये जो वैल्यू है ये आगे आपके पास में म्यू नॉट एन स्क्वायर AL क्लियर है, इसको नोट करिए। अब देखो हम बात करेंगे कि रियल में है क्या, इंडक्टेंस क्या है। इंडक्टेंस की दूसरी प्रॉपर्टी भी हो, इंडक्टेंस को हम क्या कह सकते हैं? इंडक्टेंस किसी भी मटेरियल की आप ये कह सकते हैं एक प्रॉपर्टी होती है। इंडक्टेंस कॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है जो चेंज इन करंट का क्या करे? अपोज करे। ये भी है ना। इंडक्टेंस क्या करती है? कैसे पता चला आपको चेंज इन करंट का अपोज करती है? देखो इंड्यूस ईएमएफ क्या आया था? d∅/dt या माइनस है ना, माइनस d/dt ऑफ Li और माइनस L/di/dt। यानी ये ईएमएफ कब इंड्यूस होगा? जब करंट में चेंज होगा। और ये इंड्यूस ईएमएफ करंट में चेंज का क्या करेगा? अपोज करेगा ना। भाई फैराडे के लेंज के अकॉर्डिंग ये इंड्यूस ईएमएफ इसका क्या करेगा? अपोज करेगा। और ये इंड्यूस ईएमएफ ही नहीं होगा जब क्या नहीं होगा? L नहीं होगा। L ही जीरो है तो ईएमएफ ही इंड्यूस नहीं होगा। तो L बेसिकली क्या होती है? ये इंडक्टेंस कॉइल की प्रॉपर्टी होती है जो कि चेंज इन करंट का क्या करती है? अपोज करती है। जैसे एसी करंट है उसका क्या करती है? ये अपोज करती है। अब हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर। अच्छा, इंडक्टर क्या किसे कहेंगे? जिसकी इंडक्टेंस हो। जैसे रेजिस्टर किसे कहा जाता है? जिसका रेजिस्टेंस हो। कैपेसिटर किसे कहा जाता है? जिसकी कैपेसिटेंस हो। उसी तरह से इंडक्टर किसे कहा जाता है? जिसकी क्या हो? इंडक्टेंस हो। तो इंडक्टर मैं किसको बोलूं? सोलेनोइड को इंडक्टर बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकता हूं, क्योंकि सोलेनोइड की क्या होती है? इंडक्टेंस होती है। तो सोलेनोइड को हम क्या कह सकते हैं? इंडक्टेंस का इंडक्टर कह सकते हैं। क्लियर है? इंडक्टर क्या होगा? वो डिवाइस है जो कि चेंज इन करंट का क्या करे? अपोज करे। तो अभी मैं यहां पे लिख रहा हूं सबसे पहले एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर। एनर्जी stored by the इंडक्टर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडक्टर होता क्या है? एनर्जी स्टोर्ड की तो बात अलग है। पहले फर्स्टली आपके माइंड में ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि इंडक्टर क्या है। रेजिस्टर क्या था? जिसका रेजिस्टेंस हो। कैपेसिटर क्या बताया था मैंने? जिसकी कैपेसिटेंस हो, यानी चार्जेस को स्टोर करने की एबिलिटी हो। कैपेसिटी हो जिसके पास, उसको आपने कैपेसिटर नाम दिया था, कैपेसिटेंस। इसी तरह से इंडक्टर वो होता है जिसकी क्या हो? इंडक्टेंस हो। क्लियर? तो इंडक्टर बेसिकली दूसरे वे में यदि हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं डिवाइस या कह सकते हैं कंपोनेंट, है ना। कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगने वाला कंपोनेंट है। विच अपोज द अपोज करता है। किसका अपोज करता है? अगले चैप्टर में एसी में मैं बताऊंगा डिटेल में इसके बारे में आपको। आप ध्यान रखें, चेंज इन करंट का अपोज करता है। एसी करंट चेंजिंग करंट होता है। विच अपोज द चेंज इन करंट, वहां बताऊंगा कैसे चेंज इन करंट का अपोज करता है। विच अपोज द चेंज इन करंट, है ना। और इसका जो सिंबल है वो होता है ये, इसका जो सिंबल है वो ये होता है और इसकी इंडक्टेंस को अपन L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर का जो सिंबल है वो ये होता है। अब हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर। देखो, जैसे ही इसमें आप चेंजिंग करंट फ्लो कराओगे तो ये क्या करेगा? उसका अपोज करेगा।
और ये अपोज करेगा, तो जो एक्सटर्नल सोर्स है, जो वोल्टेज सोर्स है, वो करंट बनाए रखना चाहेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क ही किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सो एनर्जी क्या है, एनर्जी को हम कहेंगे वर्क डन बाय द वोल्टेज सोर्स टू मेंटेन एक करंट, और कैसा करंट, वेरिएबल यानी चेंज होने वाला करंट, क्योंकि ये चेंज होने वाले करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। फिर भी वोल्टेज सोर्स उस करंट को क्या करना चाहता है, बनाए रखना चाहता है, मेंटेन चाहता है, मेंटेन है ना, एक करंट। और कैसा करंट, वेरिएबल करंट, क्योंकि वेरिएबल करंट का ही क्या करता है, अपोज करता है। वोल्टेज सोर्स क्या करेगा, उसको बनाए रखना चाहता है, तो अपोज के अगेंस्ट उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन बाय द वोल्टेज सोर्स टू मेंटेन एक करंट, और कैसा करंट, वेरिएबल इन द इंडक्टर is stored in the form of एनर्जी। ये वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। क्लियर। अब हमें वर्क निकालना है। वर्क का फॉर्मूला मैंने बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क का फॉर्मूला होता है V इंटू डी क्यू। कैपेसिटर में भी आया था, F dx नहीं होता, V dq होता है। वोल्टेज सोर्स जो वर्क करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में बताया था ना, वर्क का फॉर्मूला V dq। सीबीएसई के स्टूडेंट्स है, चैप्टर नंबर 2 में देखें लेक्चर, और आरबीएसई के स्टूडेंट है, थर्ड चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहां देखिए फॉर्मूला डिटेल में बताया मैंने कैसे आया। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क का। अब यहाँ आप ये देखें, V एक तरह का क्या है, वोल्ट, और वोल्ट यहाँ क्या है, ईएमएफ भी तो वोल्ट ही है। ईएमएफ जो आया था, इंड्यूस ईएमएफ, वो वोल्ट ही तो है। ये ईएमएफ है ना, वोल्ट क्या होता है, ईएमएफ है। यहाँ जो इंडक्शन के कारण जो वोल्ट हुआ वो क्या है, ईएमएफ। तो वोल्ट को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, ईएमएफ से। ईएमएफ की यूनिट वोल्ट ही तो होती है, डीक्यू। अब देखिए आप, यहां तक ये बात क्लियर है, वोल्टेज और ईएमएफ। ईएमएफ की यूनिट भी क्या होती है, वोल्ट। अब यहां देखें, ये जो वैल्यू है, ये आपकी यहां से मैं इसको, इस वर्क को ऐसे लिख देता हूं, क्या, W इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नोट की वैल्यू फैराडे के अकॉर्डिंग। देखो एप्सिलॉन नोट नहीं है, ईएमएफ। इसको रेड पेन से मैं लिखूं पहले, तो ये आपने ये पढ़ा कि ये होता है डी फाई ओवर डी टी, इसका मैग्नीट्यूड है ना। वर्क निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ही लेना हमें, तो ये होता है। और यहां से आपने ये भी सीखा कि क्या, डी बाई डी टी ऑफ फाई को क्या लिखा था, एल आई लिखा था। एल कांस्टेंट था, एल डी आई अपॉन डी टी। तो आप वर्क लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं वर्क की जगह पे, यानी इस ईएमएफ की जगह ये लिख सकते हैं, ईएमएफ की जगह ये लिखेंगे, तो ये जो वर्क है वो आ जाएगा आपके पास क्या, एल डी आई अपॉन डी टी इंटू डी क्यू। क्लियर। और डी क्यू फिर से देखिए आप, चार्जेस में, इलेक्ट्रिक करंट में मैंने आपको बताया था आई क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला से डी क्यू को लिखा जा सकता है क्या, डी क्यू को लिख सकते हैं, देखो डी आई अपॉन डी टी, और डी क्यू को लिख सकते हैं आई इंटू डी टी, लिख सकते हैं ये। तो ये डी टी से क्या कैंसिल हो जाएगा, डी टी कैंसिल हो जाएगा, आई यहाँ आई से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये डी आई पूरा कंप्लीट क्या है, एक साथ है। कहीं गलती से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, डी आई है एक साथ ही, चेंज इन करंट है ये, और ये करंट है ना। अब देखिए ये आ गया, तो W यहां से ये जो वैल्यू आई है, ये L तो कांस्टेंट है, और I D I, I का I के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन अच्छे से पता आपको, I स्क्वायर बाई 2 होता है। नहीं पता तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, x की पावर n का इंटीग्रेशन
x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, यही होता है ना। तो यहाँ इंटीग्रेशन क्लियर है ना। इंटीग्रेशन देखो, ये यहाँ जो काम आने वाला इंटीग्रेशन है, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, x की जगह i है और n की जगह यहाँ 1 है, i की पावर कितनी है 1। तो ये वर्क है, ये यहां से ये आ जाएगा l और ये हो जाएगा i²/2, या वर्क आ जाएगा 1/2 li²। ये वर्क ही क्या बोला जाएगा, एनर्जी बोला जाएगा। तो एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर क्या होती है, 1/2 li², है ना। यदि आपको कहीं कंडीशन लगा के दे दें, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर दे दें, इंडक्टर की इंडक्टेंस की वैल्यू 1 हेनरी दे दें, तो एनर्जी निकाल सकते हो ना। एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर आई थी 1/2 cv² और एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर आई है 1/2 li²। ध्यान रखें, एनर्जी कैपेसिटर भी एनर्जी को स्टोर करता है और इंडक्टर भी एनर्जी को स्टोर करता है, रेजिस्टर एनर्जी को स्टोर नहीं करता, रेजिस्टर एनर्जी को कंज्यूम करता है। और किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में डिसिपेट करता है। इंडक्टर भी एनर्जी को कंज्यूम नहीं करता, स्टोर रखता है, और कैपेसिटर भी एनर्जी को स्टोर रखता था। कैपेसिटर एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर रखता था, और हम अभी प्रूव करेंगे जो इंडक्टर है वो एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर रखता है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर रखता है। ये अपन अभी बात करेंगे, क्लियर है। अब देखो ये आप नोट करिए, एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर कितना, 1/2 li²। एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर कितनी आई है, 1/2 li²। ये आने के बाद में, हाँ दूसरा ध्यान रखें, कंपैरेटिव स्टडी भी आपको पता रहे कि एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर थी 1/2 cv² और एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर है 1/2 li²। और रेजिस्टर वो एनर्जी को स्टोर नहीं करता, वो एनर्जी को डिसिपेट करता है, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, और वो होती है I²RT। अब देखो हम कैलकुलेट करने वाले हैं एनर्जी डेंसिटी, है ना। एनर्जी डेंसिटी इसी टॉपिक में, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करें, टोटल एनर्जी को किससे डिवाइड कर दें, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, वही क्या आ जाएगी, एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। एनर्जी डेंसिटी यही तो होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट क्या होती है, जूल पर मीटर क्यूब, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जूल और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। टोटल एनर्जी इंडक्टर की कितनी आई है, 1/2 li²। और इंडक्टर का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, A इंटू L। टोटल लेंथ क्या L, और ये एरिया कितना है A, तो ये होती है A इंटू L। A इंटू वॉल्यूम कितना होगा, A इंटू L। ये क्लियर है इंडक्टर का वॉल्यूम। अब इंडक्टेंस की जो वैल्यू है हमने डिराइव की थी सोलेनोइड की। सोलेनोइड क्या होता है, इंडक्टर ही तो होता है। उसकी जो इंडक्टेंस आई थी वो आई थी आपके पास μ0n² AL। ये वैल्यू आई थी इंडक्टेंस की। अब ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में एनर्जी डेंसिटी क्या आएगी, 1/2 L की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, μ0n² AL, और I² ऑलरेडी यहां ऊपर है, डिवाइडेड बाय AL। अब AL से ये AL कैंसिल हो गया, है ना। अच्छा, ये जो है, ये जो टर्म है ये इस तरह से आ जाएगा। देखो 1/2 तो ऐसे रहने दीजिए। अब म्यू का स्क्वायर नहीं है, म्यू का स्क्वायर बनाने के लिए म्यू स्क्वायर हो जाएगा कब, μ0², जब नीचे भी क्या हो, μ0। यानी इसमें मैंने क्या किया है, μ0 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, n² इंटू I², ताकि ये क्या बन जाए, क्यों किया है ऐसा, ये UD है एनर्जी डेंसिटी, 1/2 μ0n I का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ0। μ0n I सोलेनोइड के अंदर क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको देखो,
ये सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, यानी सोलेनोइड का मतलब इंडक्टर के अंदर कितना आया था, म्यू नॉट एन आई। तो इसको क्या नाम दिया जा सकता है, बी नाम दिया जा सकता है। तो यू डी इज इक्वल टू 1/2 बी का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। यहां यदि कैपेसिटर ये आ गया कि इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है किसकी फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो ये एक्सप्रेशन ये बताता है इट शोज दैट इंडक्टर store the energy in the form of magnetic field। ये बताता है कि इंडक्टर है वो एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। ऐसा ही हमने कैपेसिटर वाले चैप्टर में भी एनर्जी डेंसिटी निकाली थी, वहां आई थी 1/2, लेकिन म्यू नॉट की जगह, परमेबिलिटी की जगह क्या आया था, परमिटिविटी, यानी एप्सिलॉन नॉट। वो डिवाइड में नहीं था, वो ऊपर था, और ई स्क्वायर, यानी कैपेसिटर में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, और इंडक्टर में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। क्लियर है, ये नोट करिए। यानी यहां ये बता रहा है कि इंडक्टर एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है और कैपेसिटर एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर रखता है। रेजिस्टर एनर्जी को स्टोर नहीं रखता, वो डिसिपिएट करता है। किस फॉर्म में डिसिपिएट करता है, हीट की फॉर्म में। दूसरा यदि कंपैरिजन की यदि आपको ध्यान रहे, भाई कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा था कितना, 1/2 CV स्क्वायर, इंडक्टर कर रहा 1/2 LI स्क्वायर, और रेजिस्टर है वो एनर्जी को स्टोर नहीं रखता, कंज्यूम करता हीट की फॉर्म में, वो होती है I स्क्वायर RT। ये कंपैरेटिव के हिसाब से हम कंपेयर कर सकते हैं, है ना। कंपेयर यदि करते हैं तो इस तरह से, हाँ, अब ये बातें क्लियर होगी। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे लेबोरेटरी में हम जो रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर जो रेजिस्टेंस होते हैं, वायर्स होते हैं, जो कॉइल होती है, उसमें क्या होता है, डबल वायर्स होते हैं इस तरह से। ये जो वायर्स हैं ये सिंगल वायर्स है, ऐसे यू वाइंड अप किए गए इस तरह से, और उसमें क्या होता है, वायर्स दो वायर्स एक साथ वाइंड अप करते हैं, दो वायर इस तरह से साथ में, और दोनों वायर में करंट एक दूसरे के किधर फ्लो करता है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ताकि एक का मैग्नेटिक फील्ड इधर बन रहा होता है, उस टाइम दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रहा होता है, उधर। तो दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स एक दूसरे को फील्ड क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो सेल्फ इंडक्शन नहीं होगा उस कॉइल का। तो सेल्फ इंडक्शन के इफेक्ट को कम करने के लिए या उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम वहां पे वायर्स जो काम में लेते हैं वो क्या लेते हैं, डबल। तो इसको लेके लेते हैं कि रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है उसमें जो कॉइल्स लगी हुई होती है उसमें डबल वायर्स काम में लिए जाते हैं, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन। तो इन रेजिस्टेंस बॉक्सेस या इन आरबी लिख दें, इन रेजिस्टेंस बॉक्स, जैसे कि इनके जो व्हीटस्टोन ब्रिज में बताए थे आपको, हाँ, जहां भी काम में ले रहे थे उनमें। In the coil is made by double wires, है ना, डबल वायर्स। क्यों, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के इफेक्ट को खत्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए, और कम क्या, उससे डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा वो टोटली। तो इस तरह से ये भी नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको।